बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। कुछ देर कामरान सोचता रहा कि लीला को शैगी की मौत के बारे में बताए या नहीं। फिर उसने कहा, शैगी को कत्ल कर दिया गया है। कब? इसने चौंक कर पूछा। ये नहीं पता, लेकिन वो अपने फ्लैट में मुर्दा पड़ी हुई है, कामरान ने कहा। ओह माय गॉड, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, लीला ने कहा। हाँ, किसी ने बेदर्दी से इसका गला काट दिया है, कामरान बोला। मगर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? लीला ने पूछा। मैं उसके फ्लैट पर गया था। उसे अपनी जान का खतरा था और उसने मुझे बुलाया था कि शायद मैं इसकी जान बचा सकूं, लेकिन शायद मुझे देर हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी और इसका गला एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था, कामरान ने बताया। रीथा ने मुझे बताया था कि तुम्हारा फीलर से झगड़ा हुआ और इस झगड़े का सबब शायद वो लड़की शैगी थी, लीला ने पूछा। हाँ, यकीनी तौर पर, कामरान ने कहा। मगर इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। तुमने अपनी तरफ से कोताही नहीं की। तुम तो इसकी मदद करना चाहते थे। मगर वो खौफजदा क्यों थी? लीला ने पूछा। और किससे थी? कामरान ने कहा। इन दिनों वो फिलर के साथ देखी जाती थी। वो बड़ा जालिम और कमीना आदमी है। मुमकिन है किसी बात पर शैगी से नाराज हो गया हो। कामरान ने गर्दन घुमाकर लीला को देखा। इसका चेहरा तप रहा था। फिर वो बोली, यकीनन वो फिलर से ही खौफजदा थी और मुमकिन है कि वो मुझे फिलर के बारे में कुछ बताना चाहती थी, कामरान ने कहा। बिल्कुल, और फिलर को इस पर शुबा हो गया होगा और इसने इसे खामोश कर दिया, लीला ने कहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कामरान ने कहा। क्या? शैगी बोली। लीला बोली, वो बात बड़ी अजीब और दहशतनाक है। शैगी की लाश के पास खून की मिकदार बहुत कम थी, हालांकि वहां खून का समंदर होना चाहिए था, कामरान ने कहा। हो सकता है वो खून की कमी की मरीजा हो, लीला बोली। मगर इसकी सेहत तो बड़ी अच्छी थी, कामरान ने कहा। तुम्हारे आसाब बहुत बुरी तरह कशीदा हो गए हैं। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगी, इसने कहा और आगे बढ़कर कामरान की गर्दन में बाहें डाल दी। इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कामरान थोड़ी देर तक सोचता रहा और इसके बाद वो लीला के बिस्तर पर जा लेटा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे ये बेडरूम बहुत शानदार था। फर्श पर दबेज कालीन, सिंगार मेज और बहुत ही खूबसूरत किस्म का बेड। हर तरह से ये खूबसूरत मुजस्मा था। इसके अलावा यहाँ एक शानदार शोकेस भी रखा हुआ था और शोकेस में एक चीज रखी थी, एक गैर यकीनी चीज जो बार बार कामरान के सामने आ रही थी। बुद्ध का खूबसूरत सुनहरा मुजस्मा, वैसा ही मुजस्मा जैसे से प्रधान परसू के घर में नजर आया था। लीला थोड़ी देर के बाद आ गई और उसने कहा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ। कितनी जरूरतें पूरी करोगी तुम? कामरान ने कहा। जितनी तुम्हारी जरूरत होगी, हम सब तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे। अचानक ही कामरान को एक अजीब सा एहसास हुआ। इसने एक आवाज सुनी थी, साफ और वाज़ेह। वहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस आवाज के कहे हुए अल्फाज 100% लीला के नहीं थे। उसने कहा, हम सब तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे। कहते हुए होठ तो बेशक लीला ही के हिले थे, मगर आवाज किसी और की थी। ये कैसी आवाज है? कैसी आवाज है ये? कामरान को एहसास हुआ कि ये शजीरा की आवाज है। हाँ, ये शजीरा की ही आवाज थी। एक बार फिर कामरान के जहन पर एक धुन सी छा गई। जिस तिलिस्मी जाल में वो फंसा था, इससे पहले के हालात ऐसे नहीं थे। अब तो यूं लगता था कि जैसे किसी खौफनाक तिलिस्म ने इसे जकड़ लिया हो। हसन शाह के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। यहाँ तो खेल ही नया शुरू हो गया था। जिन हालात में वो जकड़ा गया था, इसके बाद तो इसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब वो इस स्पेन से निकलना भी एक काम ही है। आह, काश मैं यहाँ से निकल सकूं, इसने सोचा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर आहट हुई। वो समझा कि लीला आ गई होगी, लेकिन वो लीला नहीं, रैशी थी। रैशी रीथा की साथी, गुड़िया जैसी हसीन औरत। और इन औरतों के बारे में रोनी ने बड़ी तफसील बताई थी। हेलो, रैशी की आवाज़ उभरी। हेलो, कामरान ने खोए हुए लहजे में कहा, फिर चौंक कर बोला, तुम यहाँ? रीथा कहाँ है? कामरान ने पूछा। जहाँ भी है पुरसकून है। मुझे लीला ने बुलाया है कि तुम्हारी देखभाल करूं। वो अपने ब्यूटी सैलून में है, रैशी बोली। तुम सब एक दूसरे से वाकिफ हो? कामरान ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, एक ग्रुप है हमारा। बहरहाल सुनाओ, रात कैसी गुजरी? लीला का कहना है कि तुम एक पुरकशिश नौजवान हो, रैशी ने कहा। क्या मतलब? कामरान ने उलझे हुए लहजे में कहा और रैशी अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। कामरान को याद आ गया कि रात को इसे आखिरी होश इस वक्त था जब इसे शजीरा की आवाज़ सुनाई दी थी और इसके बाद खामोशी।
रैशी ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूं? वैसे तुमने अखबारात देख लिए? अखबारात? नहीं, क्यों? कामरान ने कहा। कामरान, तुम बहुत बुरी तरह मुसीबत में फंस गए हो, रैशी बोली। हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही, कामरान ने कहा और रैशी ने चंद अखबारात कामरान के सामने कर दिए। इन अखबारात में शैगी के कत्ल की खबर शाया हुई थी, लेकिन तफसीलात ज़्यादा नहीं थी। अखबारात के मुताबिक शैगी की लाश तकरीबन पौने 12 बजे दरियाफ्त हुई, और ये भी पुलिस को एक पुरस्कार कॉल के जरिए बताया गया कि खून हो गया है, और फिर पता चला कि फ़ोन बंद कर दिया गया था। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और फिर इसे शैगी की लाश मिली। पुलिस के बयान के मुताबिक शैगी कोई 8 बजे अपने फ्लैट में वापस आई थी और थोड़ी देर के बाद इसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस को छोटे छोटे कुछ सुराग जरूर मिले, उंगलियों के निशानात वगैरह भी थे। बहरहाल कई जगह इस किस्म के निशानात थे जिससे सिर्फ जाहिर होता था कि ये इशारा कामरान की जानिब है। किसी अखबार ने इसका कोई जिक्र नहीं किया था। शैगी के जिस्म से बहुत कम मिकदार में खून निकला है। वाकई रशी का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। इस वक्त कामरान बुरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। सवाल ये पैदा होता है कि अब तुम क्या करोगे? रशी बोली। मैं नहीं जानता, अलबत्ता ये बात तय है कि ये साजिश फेलर की है, कामरान ने कहा। मोहतात रहना होगा। फिलहाल लीरा का ये फ्लैट तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अभी आती हूँ मैं नाश्ता लेकर। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आई। फिर इसके बाद सारा दिन कामरान ने लीरा के बेडरूम में ही गुजारा। शाम के अखबारात आए तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। शैगी की मौत ही सफाई अव्वल की जीनत बनी हुई थी, और इस बार पुलिस ने कामरान के बारे में खासी निशानदही कर दी थी। यानी एक ऐसे नौजवान को पुरस्कार तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा रहा था। फिर एक और सनसनीखेज इत्तला मिली। जिस नौजवान पर शुबा था, इसकी रिहाइश गाह पर छापा मारा गया तो वहां कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर शैगी ने इसे अपनी मदद के लिए बुलाया था। कातिल का नाम कामरान और एक एशियाई नौजवान बताया गया था। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया था कि कामरान शैगी के फ्लैट पर पहुंचा और इस दौरान दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस पर मुश्ताल होकर कामरान ने शैगी को मार डाला। बहरहाल शाम को रीठा वगैरह यहाँ आ गई। रशी और दूसरी 2 लड़कियां भी थीं। इनका ख्याल था कि पुलिस कामरान की तलाश में स्पेन के गली कूचों में मारी मारी फिर रही है, इसलिए कामरान को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके पास अपनी बेगुनाही का साबित करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए ये जगह भी इसके लिए खतरनाक हो गई है। तो आखिर में कहाँ जाऊं? कामरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। रीठा ने दूसरी लड़की की तरफ देखा और दूसरी से तीसरी की तरफ, फिर लीरा हमदर्दी से बोली, हम तुम्हें शहर से बाहर एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां तुम्हें तलाश नहीं किया जा सकेगा। तो क्या अब मुझे कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजारना होगी? कामरान ने पूछा। तो फिर मैं फिलर को तलाश करना चाहता हूँ, कामरान ने जवाब दिया। वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। फिर लीरा ने कहा, खैर फिलहाल तो तुम यहाँ रुको, यहाँ की पुलिस बहुत तेज है, वो हर जगह तुम्हारी बू सूंघती फिर रही है। हर कीमत पर तुम्हें यहाँ से मुंतकिल होना पड़ेगा। थोड़ी देर तक वो यहाँ मौजूद रही और इसके बाद चली गई। कामरान सख्त हैजानी कैफियत का शिकार था। एक बार फिर वो अखबार उठाकर शैगी की मौत की खबरें पढ़ने लगा। अखबारात ने बहुत सी सुर्खियां लगाई थीं। कातिल के बारे में तरह तरह की बातें की गई थीं। अखबारात पर निगाह डालते हुए दफतन ही कामरान की निगाह एक छोटे से इश्तिहार पर पड़ी और दफतन ही इसके पूरे जिस्म में शदीद सनसनी दौड़ गई। इसने छोटे से इश्तिहार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। लिखा था, तन्हाइयों का साथी, मेरा अजीज तरीन दोस्त, मेरा मोहसिन, मेरा प्यारा, जिसे ना जाने कब से तलाश कर रहा हूँ। अगर वो इस इश्तिहार को पढ़ ले तो मुझे इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करे। हसन शाह। कामरान की आंखें पूरी खुल गईं। यह हसन शाह का ही दिया हुआ इश्तिहार था। इसे एकदम अपने अंदर से खुशी फूटती हुई महसूस हुई। हसन शाह बहुत सी मुश्किलों का हल, मेरी लाताद उलझनों का साथी। आह, मौत के भयानक कड़हों में जाते हुए अचानक ही कामरान को जिंदगी का एहसास हुआ था। अगर हसन शाह मिल जाए तो बहुत से झगड़ों से निजात मिल सकती है। कामरान ने लरजते हुए बदन के साथ चारों तरफ देखा। एक तरफ टेलीफोन रखा हुआ था। वो जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर इसने किसी ख्याल के तहत कमरे से बाहर निकलकर देखा। अब यहाँ कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो टेलीफोन तक आया और इसके बाद इसने अखबार में दिए गए नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यूँ लगता था जैसे हसन शाह फ़ोन के करीब बैठा हुआ हो। जैसे ही आखिरी नंबर डायल हुआ, फ़ोन की बेल हुई और फिर फ़ौरन ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, कौन बोल रहा है? वो जिसे न जाने कब से तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार था। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? हसन शाह की आवाज़ आई। हसन शाह, जिस अखबार में तुमने इश्तिहार दिया है उसे पढ़ा? कामरान ने कहा। हाँ, और इस शुबे का शिकार हूँ कि तुम्हारा हवाला दिया गया है, हसन शाह ने कहा। बिल्कुल ठीक। अब बताओ कि मैं क्या करूँ? कामरान ने पूछा।
कुछ नहीं, मुझे बताओ इस वक्त किस जगह हो? हसन शाह ने कहा। क्या फोन ट्रेस नहीं किया जा रहा होगा? कामरान ने कहा। अगर किया भी जा रहा है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगा, हसन शाह ने कहा। तो फिर पता नोट करो, मैंने कहा और लीरा के फ्लैट का पता ब्यूटी सैलून के पते के साथ बता दिया। अब ये रिस्क तो लेना ही था। पुलिस दिन भूत नहीं होती कि लम्हों के अंदर पहुंच जाए। इससे पहले मैं अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लूंगा। अगर पुलिस फोन को ट्रेस भी कर लेती है तो कोई हर्ज नहीं, हसन शाह ने कहा। मैं नीले रंग की डॉच में आ रहा हूँ जो ब्यूटी सैलून के सामने वाली सड़क पर तुम्हारा इंतजार करेगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारे लिए मैं कत्लेआम कर दूंगा, हसन शाह ने कहा। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आ जाओ, कामरान ने कहा। खुदा हाफिज, हसन शाह ने कहा। कामरान के बदन पर बिजलियां भर गई थीं। इसे यूं लग रहा था जैसे अचानक ही वो हर तरह के तिलिस्म से आज़ाद हो गया हो। इस वक्त लीरा वगैरह को बताने की जरूरत भी नहीं थी। इसने फुर्ती से जूते वगैरह पहने, अपना हुलिया संवारा और फुर्ती से लीरा के फ्लैट के बगली हिस्से से बाहर आ गया। फ्लैट में एक रास्ता पिछली समित भी निकलता था। गो उधर से गली बहुत लंबी थी, लेकिन वो तेजी से इस गली को अबूर करके इसके सिरे पर पहुंच गया। फिर एक लंबा चक्कर लगाकर ब्यूटी सैलून के सामने वाले हिस्से में आम और कुशादा सड़क थी। कामरान अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां वो छुपकर हसन शाह का इंतजार कर सके, और इसके लिए इसे थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। यहाँ एक दुकान बनी हुई थी जिसकी शायद मरम्मत हो रही थी। खासा काट कबाड़ दुकान के सामने पड़ा हुआ था। वो इसकी आड़ में जाकर खड़ा हो गया। फिर इसे खड़े हुए 3 मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे कि एक लंबी चौड़ी बगैर छत वाली डॉच आती हुई नजर आई। हसन शाह डॉच में बैठा हुआ था। कामरान अपनी जगह से आगे निकल आया और इसने हसन शाह की तरफ हाथ हिलाया। हसन शाह भी पूरी चालाकी के साथ इधर उधर निगाहें दौड़ाता हुआ आ रहा था। ब्यूटी सैलून इसने देख लिया था। हालांकि कामरान का वहां से खासा फासला था, लेकिन हसन शाह जानता था कि कामरान ब्यूटी सैलून के आसपास ही होगा। चुनाचे से फौरन ही कामरान को देख लिया। डॉच इसके पास आकर रुकी और कामरान ने ऊपर ही से अंदर छलांग लगा दी। हसन शाह ने बर्क रफ्तारी से डॉच के आगे बढ़ा दी। पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। कामरान को बड़ी ढारस हुई। जिस तरह वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था, वो बहुत परेशान कुन कैफियत थी। अब हसन शाह के मिल जाने के बाद इसे यूं लग रहा था जैसे वो बहुत पुरसकून हो। डॉच शहरी आबादी से बाहर निकल आई थी और फिर एक इंतहाई नवाही कस्बे में हसन शाह ने इसे एक छोटे से मकान के सामने रोक दिया। कामरान ने मकान को देखते हुए कहा, बड़ी पुरफिजा जगह है, तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? कामरान ने पूछा। ये भी प्रोफेसर जोगिंदर की मलकियत है। उन्होंने यही रिहाइशगाह के तौर पर इसे अपने लिए बना रखा है। जब भी शहर की हंगामा आराइयों से थक जाते हैं यहाँ आ जाते हैं, हसन शाह ने बताया। प्रोफेसर जोगिंदर? कामरान ने पूछा। हाँ, एक मॉडर्न साधु जिन्हें दुनिया की 27 जबानों पर इसी तरह उबूर हासिल है जिस तरह वो अपनी मादरी जबान बोलते हैं। मैं इनसे तुम्हारा तफसीली तारुफ कराऊंगा। इन दिनों वो विस्काया ही में मौजूद हैं। हसन शाह कामरान को अंदर ले आया। एक छोटे से खुशनुमा और खुशजौक शख्सियत के मालिक का शख्स जिस तरह का हो सकता था, इस तरह प्रोफेसर जोगिंदर का ये मकान था, जो मुकम्मल तौर पर हसन शाह की तहवील में ही था। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम खासे परेशान रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर थकन मुंजमद है। चुनाचा मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गुसल खाने में जाओ, गुसल करो। कुछ खाना चाहो तो मैं इंतजाम करूँ। किचन में दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं। फिर सो जाओ और इस वक्त तक सोचते रहो जब तक कि तुम्हारे जिस्म की रोएं रोएं से थकन ना निकल जाए। हमारी बाकी बातें बाद में होंगी। अखबार में जो कुछ पढ़ा है मैंने, इसकी तरफ से भी फिक्र हो जाओ। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा, हसन शाह ने कहा। कुछ खाना चाहता हूँ, कामरान ने कहा। मैं बंदोबस्त करता हूँ, चलो जाओ, गुसल खाने में जाओ, मैं तुम्हारे लिए लिबास देता हूँ, हसन शाह ने कहा। ओहो, क्या लिबास यहाँ मौजूद है? कामरान ने सवाल किया। मैंने कहा ना, बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे हैं मैंने यहाँ। हसन शाह पहले भी हैरत अंगेज ही साबित हुआ था। राणा चंद्र सिंह की नाक का बाल था और राणा चंद्र सिंह भी किसी मामूली शख्सियत का मालिक नहीं था। कामरान को इस बारे में सब कुछ मालूम था। जदीद तर्ज का गुसल खाना, जहाँ जदीद तरीन गुसल के और लवाजमात की तमाम गुंजाइश मौजूद थी। हसन शाह का दिया हुआ सिल्क का कुर्ता पजामा जो कामरान की बेहतरीन पसंद था, और खुशकिस्मती से इसके बदन पर भी इस तरह आ गया था जैसे इसी के लिए बनाया गया हो। वैसे भी इसकी और हसन शाह की जिसामत एक जैसी ही थी। फिर इसके बाद हसन शाह की पहली खाते मदारात, आला दर्जे के सैंडविचेस, कुछ दूसरे लवाजमात और इंतहाई नफीस ब्राज़ील की कॉफ़ी। यार, इस जन्नत का क्या नाम है? कामरान ने पूछा। कोरानी, हसन शाह ने मुस्कुराते हुए कहा।
और अपनी कॉफ़ी की सिप लेने लगा। फिर बोला, बाद में तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुकम्मल तौर पर आराम करो। किसी भी मौजू पर कोई भी बात नहीं करनी है अभी। मैंने दिली दिल में हसन शाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। वाकई शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकन के बाद ये लम्हात मैसर आया था। मेरे लिए एक तरह से ये नई जिंदगी का बाइस था। हसन शाह ने मुझे मेरा बेडरूम दिखाया, पर्दे खींचे और इसके बाद दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। गुजरे हुए वाक़यात, अनोखी दास्तानें, क्या है यार, ये सब कुछ कैसे मेरी ज़िंदगी से लिपट गया है। मैं तो एक सीधा सादा सा शहरी था। फिर कामरान ने एक और फैसला किया, दुनिया में किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही होता है। गर्शक और सबिता से कहानी का आगाज हुआ था, यानी इन पुरस्कार वाक़यात का। फिर कर्नल नवाज ने इसे इन वाक़यात में उलझा लिया था। हसन शाह भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, लेकिन इस कदर काबिल एतमाद दोस्त दूसरा कोई नहीं। इसे फैसला किया कि हसन शाह को अपना मुकम्मल राजदार बना ले, चाहे इन पुरस्कार कुव्वतों को कोई एतराज़ ही क्यों ना हो। कौन सा इनसे मेरा रिश्ता है? अंदाज़ा तो यही होता है कि मैं सिर्फ ज़माने कदीम के किसी पुरस्कार किरदार की हमशक्ली की बिना पर इन मुसीबतों का शिकार हो गया हूँ। कामरान ने आखिरी फैसला यही किया और इसके बाद इसने आंखें बंद कर ली। नींद भी ऐसी मज़ेदार आई कि वाकई अजू अजू से थकावट निकल गई। या फिर ये भी हो सकता है कि हसन शाह ने ही कोई कार्रवाई की हो इस गहरी नींद के लिए। जागा तो रोशनियां जल उठी थी। एक तरफ एक मध्यम मध्यम सी खामोशी तारी थी, जैसे कोई बोलते बोलते चुप हो गया हो। फिर दरवाज़ा ज़रा सा खुला। हसन शाह ने झांक कर देखा तो कामरान ने आवाज़ दी, जाग गया हूँ भाई। ये प्रोफेसर जोगंदर हैं कौन? कामरान ने पूछा। इनके नाम से एक कहानी मुंसलिक है। बड़ी पुरस्कार कुव्वतों के मालिक हैं ये शख्स। राणा चंद्र सिंह का उस्ताद समझ लो। इसने खुद ही राब्ता करके वहाँ से पूछा था कि क्या राणा चंद्र सिंह स्पेन आया हुआ है, क्योंकि इसने इसे विस्काया में देखा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रोफेसर जोगंदर खुद भी विस्काया में ही रहता है। बहरहाल मैं तुम्हारी आमद का मुंतज़िर था। मैंने इससे राब्ता कायम कर लिया। इसने कहा, जब भी तुम पहुँचो मैं तुम्हें लेकर इसके पास आ जाऊँ। हसन शाह, मैं तो बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ। कामरान ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे बताओ आखिर किस्सा क्या है? हसन शाह ने पूछा। किस्सा तो कर्नल गुलनवाज की कोठी से ही शुरू हो गया था, और इसके बाद जो कुछ हम पर गुजरी इसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। कामरान ने कहा, और ये मैं तुमसे कहने का बिल्कुल हक नहीं रखता कि तुम मुझे अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताओ, लेकिन अगर मुझे बता दो तो मुझ पर एतमाद होगा और मुझे खुशी भी होगी। हसन शाह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सारी तफसील बताऊँ। कामरान ने पहले अपने माजी के बारे में इसे थोड़ा सा बताया और इसके बाद असल कहानी वहाँ से शुरू की, जब इसने गर्शक और सबिता को कर्नल गुलनवाज की कोठी में देखा था और कर्नल गुलनवाज ने गर्शक और सबिता से मुलाकात का वाक़या बताया था। हसन शाह शिद्दत हैरत से मुंह खोले ये कहानी सुन रहा था और इसके बाद इसने मुकम्मल कहानी जो शैगी के कत्ल तक आती थी हसन शाह को सुनाई। हसन शाह जैसे तस्वीर हैरत बन गया था। वो फटी फटी आंखों से कामरान को देख रहा था। फिर इसने कहा, और तुम इस कदर गहरे इंसान हो, मैं तो ख्वाब में भी ना सोचा था। लेकिन मेरे दोस्त, असल में वक्त अपने फैसले खुद ब खुद करता है और वक्त के फैसले दुरुस्त होते हैं। अब तो इंतहाई अशद ज़रूरत है कि तुम प्रोफेसर जोगंदर से मिलो। हसन शाह ने कहा। प्रोफेसर जोगंदर का नाम तुम इस तरह ले रहे हो हसन, कि मेरे दिल में इनसे मुलाकात के लिए न जाने कितना तजस्सुस पैदा हो चुका है। कौन है ये प्रोफेसर जोगंदर? कामरान ने कहा। मुख्तसर अल्फाज में तुम्हें इसकी तफसील बताता हूँ। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मेरा बचपन, बल्कि मेरा ख़ानदान का बचपन भी राणा चंद्र सिंह के साथ ही गुजरा है। हमारे इनके एक तरह से ख़ानदानी ताल्लुकात थे। मैंने बचपन से राणा चंद्र सिंह को देखा है। बेशक इतना बड़ा आदमी है वो कि हम इसे दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए दोस्तों की तरह ही है। मेरी और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। हसन शाह ने कहा। गुड, कामरान बोला। तो मैं अंदर आया जाता हूँ। हसन शाह अंदर आ गया। वो कामरान को गौर से देखता हुआ बोला, हाँ अब हुई ना बात, चलो अब फटाफट मुंह धो लो और ये बताओ कि 7:30 बजे चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे या खाना खाओगे? हसन शाह ने पूछा था। अपने आप को इस वक्त ऐसी शक्ल में फिट रखा जाता है जब कोई बोझल खाना ना खाया जाए और किसी हल्की चीज़ पर गुजारा किया जाए। कामरान ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया है। बहुत उम्दा किस्म का सूप बनाया है तुम्हारे लिए और पाइनएप्पल पाइज, मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एक बेहतरीन कुक हूँ, बेशुमार खाने पकाने जानता हूँ, लेकिन अफसोस बताता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि फिर फरमाइशें मेरी शख्सियत ही बदल देती हैं, सिवाय राणा चंद्र सिंह के, जो खुफिया तौर पर गोश्त की डिशें मुझसे बनवाया करते हैं, क्योंकि खुद वो गोश्तखोर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। हसन शाह ने कहा और हंस पड़ा। कामरान ने भी इस हंसी में इसका साथ दिया था।
नींद भरपूर तरीके से पूरी हुई थी, इसलिए अजू अजू में सरशारी थी। हसन शाह ने कहा, अब ये बताओ, बाहर सफ़र करना पसंद करोगे या फिर? नहीं हसन शाह, कोई ऐसी खास ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का भी मौसम खुशगवार है। कामरान ने कहा, आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। हसन शाह ने कहा। मकान की खूबसूरत छत पर से दूर दूर तक का नज़ारा होता था। गो इस वक्त माहौल तारीकी में डूब चुका था, लेकिन फिर भी दूर दूर तक का मंजर नजर आ रहा था। पहाड़ियों पर कोहर उतरी हुई थी और इनके धुंधले धुंधले खाके नुमाया थे। आबादी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसका अंदाजा रोशनियों से हो जाता था। हसन शाह ने कहा, हाँ अब बताओ, ये सारा चक्कर क्या चल गया? मैं तो इस बात का मुंतज़िर था कि तुम मैड्रिड पहुंच जाओ तो हम दोनों यहाँ से विस्काया का सफ़र करेंगे। हसन शाह ने कहा, विस्काया क्यों? कामरान ने पूछा। प्रोफेसर जोगंदर का ख्याल था कि राणा चंद्र सिंह और कर्नल गुलनवाज को विस्काया ही लाया गया है। हसन शाह ने बताया। प्रोफेसर जोगंदर सिंह का ये ख्याल था? कामरान ने पूछा। हाँ, हसन शाह बोला। मेरे भाई के बारे में शायद कभी तुमसे तस्करा नहीं आया। इसका नाम रहीम शाह है। रहीम शाह मुझसे 1.25 साल छोटा है और इन दिनों भी चंदापुर के एक छोटे से खूबसूरत इलाके में रहते थे। मिली जुली हिंदू मुसलमान आबादी थी। हमारे घर के बराबर एक हिंदू खानदान आबाद था। रहीम शाह की दोस्ती इस हिंदू खानदान के नौजवान सतप्रकाश से थी। सतप्रकाश एक मुतवस्त दर्जे के राजपूत घराने का लड़का था। बाप मर चुका था। बड़ी बहन, जिसे हम सब लोग बड़ी इज्जत और मकाम देते थे, इसका नाम रीतो था। रीतू के अलावा इस घर में इनकी एक बूढ़ी माँ भी थी। बाप की छोड़ी हुई जमीन से घर के अखराजात के लिए आमदनी हो जाती थी। पुराने तर्ज का बहुत बड़ा मकान था, जिसकी देवड़ी में अक्सर हम सब साथ बैठ जाया करते थे। रहीम शाह की ज़्यादा दोस्ती सतप्रकाश के साथ साथ मोहनी से भी थी। मोहनी सतप्रकाश की छोटी बहन थी और हम सब लोग आपस में घुले मिले थे। हमारा उठना बैठना दो अलग मजहब के अफर्द होने के बावजूद बहुत साथ साथ था। फिर रहीम शाह और मोहनी एक दूसरे के करीब आते चले गए। तमाम त्यौहार साथ साथ होते थे। ईद होती तो सतप्रकाश के घर में भी ईद हुआ करती थी। हमारा खानदान उन्हें अपने आप में पूरी तरह शामिल रखता था। होली या दिवाली होती तो हम सारे के सारे साथ हुआ करते थे। बहरहाल मोहनी रहीम शाह से मोहब्बत करने लगी थी और इन दोनों का प्यार दुनिया के झगड़ों से आज़ाद आगे बढ़ रहा था। वो एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते चले जा रहे थे। इन लोगों से मुलाकात तकरीबन रोज़ाना ही होती थी। मेरी सबसे बड़ी भाभी को रीतो से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि एक दूसरे से अलग रहा ही नहीं करती थी और इस तरह मोहनी को भी आने जाने का मौका मिल जाता था। घरों से भी खूब लेन देन हुआ करता था। उधर से भी पकवान आते और इधर से भी ऐसी चीज़ें जो हिंदू घराने में खाई जा सकती थी भिजवाई जाती। सब एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, छेड़ते और शरारतें करते। अक्सर मैंने रहीम शाह और मोहनी को एक दूसरे से छेड़छाड़ करते देखा था। फिर अचानक मोहनी की माँ का इंतकाल हो गया। कुछ देर के बाद हसन शाह ने कहा, रहीम शाह ने गजन कुमारी के बारे में जो तफसील बताई वो नाकाबिले फरामोश थी। इसने बहुत सी किस्तों में मुझे तफसील बताते हुए कहा, सतप्रकाश की माँ और गजन कुमारी का एक खानदान एक था। वो रिश्ते में गजन कुमारी की खाला थी, लेकिन चूंकि गजन कुमारी तमाम रिश्तेदारों और दूसरे लोगों से अलग थलग हवेली में रहती थी और किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए सतप्रकाश के घर वालों ने भी गजन कुमारी को दूसरी बार देखा। एक मरतबा वो सतप्रकाश के बाप की मौत के वक्त आई थी और दूसरी बार इसकी माँ की अर्थी पर। वो दराज कद बिलाशुबा राजकुमारियों की तरह हसीन थी। उम्र खासी थी, किसी तरह 24-25 से कम ना होगी। कद निकलता हुआ था, चेहरा बेजवी और रंग सूरज की किरणों की तरह सुनहरा। पतले पतले होंठ इतने सुर्ख कि लगता था कि लिपस्टिक लगी हुई है। बाल स्याह और लंबे शानों पर दो हिस्सों में बिखरे हुए और आंखें सहरजदा। इनमें झांको तो लगता था कि जाने कितनी गहराइयों में डूब जाओगे। मैंने 1-2 बार उसे देखा, लेकिन एक मरतबा नजरें मिली तो ऐसा लगा कि जैसे करंट लग गया हो। दोबारा नजरें ना मिला सका, जाने क्यों। वो इस वहशत पर हल्के से मुस्कुरा दी। मोहनी ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था और किसी के समझाने से भी इसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। लेकिन जब गजन कुमारी ने इसकी पुष्ट पर हाथ रखा तो मोहनी ने चौंक कर उसे पहली बार देखा और फिर इसे ऐसे सहरजदा अंदाज में देखती रही जैसे सकता हो गया हो। गजन कुमारी ने झुककर उसे प्यार किया, लेकिन जाने क्यों ये देखकर मुझे तसल्ली हुई कि इसे मोहनी के गालों को नहीं, गर्दन को चूमा था और फिर इसने इसे प्यार से लिपटा लिया था। मुझे गजन कुमारी की इस हरकत पर भी हसद हुआ था, जैसे वो मेरा हक छीन रही हो। और फिर दूसरे दिन दीदी ने मुझे बताया कि गजन कुमारी अपने साथ मोहनी को चंद्रपुर ले गई है। मोहनी कभी माताजी से एक दिन के लिए भी जुदा नहीं होती थी, दीदी ने रोते हुए बताया था। इसने रो रो कर जी हल्कान कर लिया था। गजन कुमारी बज़िद होकर ले गई और अच्छा ही हुआ, शायद इसका दिल वहां बहल जाए।
लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मोहिनी हमेशा के लिए चली गई हो। ये दीवानापन नहीं था तो और क्या था। लेकिन रहीम शाह भी दिल के हाथों मजबूर था। गजन कुमारी तुम्हारी रिश्तेदार हैं दीदी? मैंने पूछा था। हाँ भैया, वो हमारी ननियाली रिश्तेदार हैं। माता जी रिश्ते में इसकी खाला होती थी। फिर ये लोग यहाँ क्यों नहीं आते थे? ये वो बड़े लोग हैं दीदी, जिनका नाम रीतो था, उन्होंने मुझे बताया। माता जी कहती थी हमारे परनाना बड़े ताने बाने वाले राजा हुआ करते थे और इनकी रिश्तेदारी शहंशाह अकबर से थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा। शहंशाह अकबर तो मुसलमान था। हाँ, कहते तो यही हैं, पर माता जी बताती थी कि अकबर मुसलमान भी था और हिंदू भी। इसे हिंदू मत से बड़ा प्यार था। वो हमारे देवताओं को भी मानता था। इसने बहुत सी हिंदू लड़कियों से शादी रचा ली थी। गज्जन कुमारी का खानदान भी इसी तरह राजपूत था और गज्जन कुमारी के दादा जिसके पेट से थे वो शहंशाह अकबर की रानी रह चुकी थी। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि शहंशाह इस पर बुरी तरह मर मिटा और शादी करके इसे अपने साथ ले गया। लेकिन अकबर की मौत के बाद वो वापस आ गई थी और फिर हमेशा यहीं रही। लेकिन ये लोग इस वीरान इलाके में क्यों रहते थे? मैंने पूछा था। कहते हैं कि इनकी माँ की वसीयत थी और महारानी ने भी यही वसीयत की थी कि इनकी औलाद ने हवेली की रिहाइश तर्क की तो वो तबाह हो जाएगी। इनके पास धन दौलत बहुत कुछ है, लेकिन गज्जन कुमारी बेचारी, वो भी मेरी तरह विधवा है। इसका शौहर एक हादसे में मर गया था। गज्जन कुमारी के बारे में ये बातें मैंने पहली बार सुनी थी, लेकिन मुझे इनसे कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे सिर्फ मोहिनी की जुदाई का गम था। एक एक लम्हा काटना दोपहर हो रहा था और मैं अपनी तड़प का किसी से इजहार भी नहीं कर सकता था। लेकिन कुदरत ने खुद रास्ता निकाल लिया। मोहिनी के जाने के 6 दिन बाद अचानक सतप्रकाश बीमार हो गया। इसे जाड़ा बुखार हो गया था जो बढ़ता ही चला गया। रीतो दीदी बहुत परेशान थी। मैं हर लम्हा सतप्रकाश की खिदमत करता, डॉक्टर को लाना, दवा लाना और वक्त पर सतप्रकाश को दवा देना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन सतप्रकाश ने रीतो से कहा कि मोहिनी को देखने को बड़ा जी चाहता है। रीतो बेचारी क्या जवाब देती। कहने लगी कोई है भी नहीं जिसको भेजकर मोहिनी को बुलवा लिया जाए। मैंने फौरन मौके से फायदा उठाया। रीतो, तुम कहो तो मैं जाकर ले आऊं। हाँ, लेकिन भैया कहीं वो लोग बुरा ना माने, रीतो ने कहा। वो क्यों बुरा मानेंगे? सतप्रकाश ने कहा। आज तक तो कभी रिश्तेदारी याद आई नहीं थी, अब आई तो बहन को लेकर चल दी। वैसे भी मुझे ये गज्जन कुमारी एक आंख नहीं भाती। ऐसा ना कहो सतप्रकाश, रीतो ने फौरन टोका। आखिर वो भी तुम्हारी बहन होती है। लेकिन सतप्रकाश इतना बजिद हुआ कि बिलाखिर रीतो ने मुझे चंद्रपुर जाने को कह दिया। मैंने सतप्रकाश के लिए 3 दिन की दवा लाकर रख दी और फिर दूसरे ही दिन घोड़ा लेकर चंद्रपुर रवाना हो गया। जिंदगी में दूसरी बार मैं चंद्रपुर जा रहा था। एक बार सतप्रकाश के साथ मेले के जमाने में गया था और अब तन्हा जा रहा था। आबादी से बाहर निकलते ही मैंने घोड़े को एड़ लगाई और जल्द अज जल्द मोहिनी के पास पहुंचने के लिए पूरी रफ्तार से रवाना हो गया। हसन शाह रहीम शाह की दास्तान सुनाता चला गया। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन मुसलसल चढ़ाई थी, इसलिए हवेली तक पहुंचने में देर हो गई। दोपहर का वक्त हो चुका था। सड़क के दोनों जानिब घने दरख्त थे। घोड़ा बड़ी बुरी तरह हाँप रहा था, लेकिन बुलंदी पर हवेली की इमारत दरख्तों की ओर से झांक रही थी, इसलिए मैंने बार बार एड़ लगाकर घोड़े की रफ्तार तेज की। कुछ देर बाद दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया और मुझे देखकर हैरत हुई कि हवेली किले के अंदर वाक़ थी। किले की शकिस्ता फसील अभी भी इतनी बुलंद थी कि इसको पार करना मुश्किल नहीं था और अंदर जाने का वाहिद रास्ता बड़े फाटक से था जो खुला हुआ था। हर सिमत अजीब सी वीरानी बरस रही थी और दूर दूर तक किसी आबादी या मुतनफ़्फ़स का पता ही नहीं था। मैं फाटक से गुजरकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो 12 दरी नजर आई, जिसके सामने वही भग्गी खड़ी थी जिस पर सवार होकर गज्जन कुमारी आई थी। सिवाय हवेली की इमारत के हर तरफ खंडर नजर आ रहे थे। बाएं जानिब अस्तबल था जिसमें बंधे हुए मुश्किल घोड़े बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन किसी आदमजात का कोई पता ना था। मैंने अस्तबल का रुख किया और अपना घोड़ा एक खाली थान पर बांध दिया कि किसी ने आहिस्ता से पूछा, क्या मोहिनी के घर से आए हो? मैंने चौंक कर पीछे मुड़ा। बूढ़े साइज को दाखिल होते मैं नहीं देख सका था। वो इतना बूढ़ा था कि इसकी भवें तक सफेद हो चुकी थी, अंदर धुंसी हुई थी और आंखों से वो मुझे अजीब अंदाज में घूर रहा था। हाँ, तुम गज्जन कुमारी को खबर कर दो, मैंने इसे जवाब दिया। गज्जन कुमारी? इस वक्त? वो कहते कहते रुक गया। हाँ, मैं मोहिनी को लेने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम उसे फौरन खबर कर दो, मैंने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े ने कहा। गज्जन कुमारी इस वक्त किसी से नहीं मिलती। लेकिन मैं इतनी दूर से आया हूँ और फिर मोहिनी को लेकर वापस भी जाना है, मैंने कहा। ये इनके आराम का वक्त है, बूढ़े ने गुस्से से जवाब दिया। मैं इन्हें नहीं जगा सकता। अच्छा, तो फिर मोहिनी को इत्तला दे दो। बूढ़ा ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया।
मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी बड़ी हवेली में कोई नौकर चाकर नहीं नजर आता। जाने क्यों इस जगह पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो रहा था। इतने में मोहिनी आती हुई नजर आई। मुझे देखकर वो खुशी से मुस्कुरा दी। वो तकरीबन भागती हुई मेरे करीब आई। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? इसने मुझे वालेहाना अंदाज में देखते हुए कहा। तुमको मेरी आमद पर कोई एतराज है तो वापस चला जाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गए, मोहिनी जल्दी से बोली। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। वो मुझे लिए हुए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक हॉलनुमा कमरे में पहुंची। हवेली क्या थी? सचमुच की शाही महल था। बड़े बड़े झाड़ और कंदीलें कमरे में लगे हुए थे, लेकिन जदीद दौर की सजावट की तरह कमरे में फर्नीचर का नामो निशान नहीं था। कीमती ईरानी कालीन फर्श पर बिछे हुए थे। मखमली गिलाफ वाले गाँव तकिए करीने से सजे हुए थे। जगह जगह चांदी के उगालदान रखे हुए थे। दरम्यान में एक गाँव तकिए के सामने बड़ी खूबसूरत सी नक्शीन सुराही और गिलास रखे हुए थे। दीवारों पर कदीम दौर के हथियार सजे हुए थे और सामने की दीवार पर लगी हुई तस्वीरों के दरमियान में शहंशाह अकबर की तस्वीर थी। सोने के हसीन फ्रेम में लगी हुई इस तस्वीर के बराबर जो तस्वीर थी वो हूबहू गज्जन कुमारी की थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।